इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे अगले जो कैरेक्टर्स हैं और एक सबसे सुप्रसिद्ध चेहरों में से एक चेहरा है उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री का। आप इन्हें जो जानते हो मोस्टली इनके कॉमिक टाइमिंग्स को लेकर के आप इन्हें जानते हैं और इससे ज़्यादा लंबी फहरिस्त में रखने से पहले उनसे आपको रूबरू करा दो। हमारे साथ हैं राजेश जोशी जी। नमस्कार है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरा की शूटिंग के लिए हम लोग हैं औतड़ गाँव में। बिल्कुल। लगभग 10 दिन का शेड्यूल हमारा हो चुका है जी। और आज हमने आपसे एक बात करने का एक सेशन रखा है। इस पर हम बात करते हुए बात करेंगे फिल्म की, आपके एक्सपीरियंसेस की और उन सारी चीज़ों की। राजेश जोशी जी, सबसे पहले जानेंगे कि शुरुआत कैसे हुई फिल्मों में आने की और कब हुई? देखिए, मैं उस समय मेरी जो एज थी वो 9-10 ईयर का था। मैं 9-10 साल की उम्र से मैं ऑर्केस्ट्रे में मैंने गाना शुरू किया। तो वो करीब मेरा 5-6 साल तक वो सफ़र शुरू रहा। तो जब मैं 16 साल की उम्र में आया तो जो आप देखते हैं कि गांव में जो रामलीला वगैरह होती हैं तो उनमें मैं बीच में जो है लोगों को हंसाने के लिए बीच में एक एंट्री मारता था। तो एक मेरे मित्र हैं जो मुंबई में रहते थे, बोले यार जोशी मुंबई चलते हैं। तो 16 साल की उम्र में जो है मैं मुंबई चले गया था। फिर 8 साल मैंने वहाँ स्ट्रगल किया। तो थिएटर बहुत किए सर मैंने। गढ़वाली प्ले भी किए, हिंदी भी किए। तो वो सफ़र मेरा चलते चलते स्ट्रगल करते करते जो है एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार अब मुझे वापस अपने गांव की तरफ चलना चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा जब तक मैं अपने उत्तराखंड वापस नहीं जाऊंगा। खैर उस टाइम तो उत्तराखंड बना भी नहीं था, यूपी में ही था। मैंने सोचा कि मैं घर वापस तभी जाऊंगा जब मुझे किसी फिल्म का एडवांस मिलेगा, साइनिंग, मैं तभी अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा। तो देखिए ऊपर वाले का इतना मेहरबानी मेरे ऊपर हुई कि मुझे एक फिल्म मिली थी रैबार। आपने शायद देखी होगी वो फिल्म, बहुत जी। तो अब ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि वो उत्तराखंड की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया है, मन भर में गे मेरी। तो वो फिल्म मिली मुझे। तो इतना उतावला था मैं घर आने के लिए। तो मुझे यूनिट वालों ने बोला भी कि 15 दिन बाद यूनिट जा रही है, साथ में चलना आप। नहीं, मैंने कहा मैं निकलता हूँ, मैं आपको देहरादून मिलूंगा। तो मैं फिर उत्तराखंड आ गया। फिर ये सिलसिला फिर जो है फिल्मों का शुरू रहा। फिर उसके बाद हमने बटवारू, मेरी गंगा हिलती, मीमाली। घर जमाई के टाइम पे मैं उस समय मुंबई में ही था। तो उसके प्रोड्यूसर थे जो विशेश्वर दत्त नौटियाल जी, उन्होंने मुझे किसी प्ले में देखा। तो बोले अरे यार, बोले तुम काम करोगे इसमें घर जमाई में। तो शूटिंग तो वो करके उत्तराखंड से वापस चले गए थे मुंबई में। तो पैच वर्क था उनका फिल्म सिटी में। अब मैंने कहा सर पैच वर्क में क्या काम मेरे लिए निकलेगा, कोई नहीं आपकी नेक्स्ट फिल्म में मैं करूँगा। तो उसमें मैं नहीं कर पाया, लेकिन हाँ रैबार, बटवारू, मेरी गंगा हिलती, मीमाली, तो कई फिल्में की फिर मैंने उसमें। तो जब मैं उत्तराखंड में यहाँ मैंने शुरुआत की तो उस टाइम आप ये लगा लीजिए थे कि फीचर फिल्में तो एक तरह से बंद ही हो चुकी थी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई सपोर्ट था, ना कोई ऐसा कुछ था। तो जो लोग भी फिल्मों में पैसा लगाते थे वो रिटर्न नहीं हो पाता था। तो इसका कारण क्या होता था कि वो प्रोड्यूसर एक ही फिल्म बना के बैठ जाता था। हाँ, तो वो जो 4 लोग और सोचते थे कि मैं भी फिल्म बनाऊं, तो उनकी दशा देख के वो लोग भी जो है हाथ पीछे खींच लेते थे। फिर ये शुरुआत हुई फिर सीडियों से, सीडी के माध्यम से ऑडियो निकले और फिर सीडी का जमाना आया। तो सीडी में मैंने बहुत फिल्में की, वीडियो फिल्में बहुत की, अनगिनत, मुझे याद भी नहीं है। फिर अब एक दौर देखिए इतना अच्छा आया कि जब एक उत्तराखंड बनने के बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मदद की और अब आप देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर को एक राहत दी है उन्होंने सब्सिडी के नाम से। तो अब लोगों ने हिम्मत की है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो उन्होंने सीखा था उस लाइन से वो उनके काम आया। तो अब उन्होंने फीचर फिल्में बननी शुरू की और आज की तारीख में देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे आज मैं यहाँ पर बीरा के शूट पर हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो अभी 4-5 शूटिंग स्थलों पे जो है आपकी गढ़वाली फिल्मों की शूटिंग चल रही है। राजेश जी, बात करें जैसे आपका एक लंबा अनुभव रहा है फिल्मों को लेकर के, पिछले 40-42 सालों से लगभग आप एक्टिव हैं जी। अभी आपने रैबार का एग्जांपल दिया कि लता मंगेशकर ने गाया है। बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जहाँ पे लता मंगेशकर जी की बात करें, आशा भोसले की बात करें, उदित नारायण की बात करें,
इसका मतलब है कि ये जो आंचलिक फ़िल्मों का एक असर है, या हाँ। आंचलिक जो म्यूज़िक है या संस्कृति है उसका असर है, ये ऐसा नहीं था कि बहुत छुपा हुआ था, ये ऑलरेडी 40-50 साल पहले एक्सप्लोर हो चुका था, जब ये इस तरह की मूवीज़ आनी शुरू हुई थी जिनमें उन लोगों ने अपना काम किया है, उतने बड़े दिग्गजों ने काम किया है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि उसके बाद क्या हमारी जो फ़िल्म नीतियाँ हैं, या हमारी बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक समझ है, जी, या ऑडियंस का जो एक रेशियो है, कि अगर हम कंपैरिजन में करें तो बॉलीवुड के लिए बहुत एक खुला हाथ हो जाता है बिल्कुल, एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल। हमारी जो छोटी फ़िल्में होती हैं या आंचलिक फ़िल्में जिनको हम कह सकते हैं, उनके लिए। क्या दिक्कत रही कि इतना एक रफ़ पैच से हमको गुज़रना पड़ा पिछले 20-25 सालों में? एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा है यहाँ पर, कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि मदद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, हुँ, है ना? कोई ऐसी नीति नहीं बनी फ़िल्म के प्रति, तो जब नीति बनी तो तब लोगों में एक उत्साह जागा। हुँ, उन्होंने हिम्मत की। हुँ, ऐसा नहीं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी उनके अंदर, हुँ, लेकिन वो सारी चीज़ें अवेलेबल उनके नहीं कर पाते थे, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे इस चीज़ को। हुँ, टेक्नीशियन वगैरह जैसे मुंबई से टीम आती थी, हुँ, तो मुंबई से टीम उसका तो हायर वहीं से जो है मीटर चालू हो गया है। हुँ। और फिर उत्तराखंड में तो आप देखते हैं मौसम पल भर में बदल जो है जाता बदलता रहता है। है। हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण जो है शूटिंग रोकनी है। रोकनी पड़ती है, लेकिन आर्टिस्ट तो खर्चा रुकता है, खर्चा चालू है। खर्चा चालू रहता है। हुँ, तो वहाँ उस प्रोड्यूसर को एक तरह से नुकसान होता है। हुँ, तो हम एज़ ए आर्टिस्ट कभी नहीं चाहेंगे हुँ, कि किसी प्रोड्यूसर को नुकसान हो। हम चाहेंगे कि वो प्रोड्यूसर एक फ़िल्म का पिता होता है, हुँ, वो पिता ज़िंदा रहना चाहिए, हुँ, ताकि अच्छी तरह से अपने और बच्चों की देखभाल करता रहे। हुँ। आंचलिक फ़िल्मों की अगर हम लोग बात करें, आपने बात करी कि अब जो है सब्सिडीज़ के माध्यम से बिल्कुल, या बाकी और भी नीतियाँ जो बनी हैं, कि जैसे कई सेक्टर्स में जब हम लोग पहाड़ दिखा रहे हैं या उत्तराखंड के पहाड़ों को दिखा रहे हैं, बिल्कुल, तो या यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें सरकार बहुत हद तक मदद कर रही है। उत्तराखंड को दिखाने में सरकार जो है आपको प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन देखिएगा, हम हमारा ये भी मानना है कि जब सरकार के का प्रोत्साहन मिल रहा हो या हमें कहीं से मदद मिल रही हो, तो हर चीज़ का एक लिमिट है। बिल्कुल, और एक समय जाने के बाद वो चीज़ें उस थोड़ी धीमी पड़ जाती है, हाँ, बिल्कुल। धीमी पड़ेंगी और हाँ, ऑब्वियस पड़ेंगी, हाँ, क्योंकि वो एक अतिरिक्त बोझ है, चाहे वो बिल्कुल, सरकार के ऊपर है या बिल्कुल, किसी के बिल्कुल, ऊपर भी है। सही है। क्या ऐसा कलाकारों में, या क्या ऐसा जो भी फ़िल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सेल्फ डिपेंडेंट एक यूनिट बन सके, या एक ऐसी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन बन सके, ऐसा इंडस्ट्री बन सके इंडस्ट्री बन कि जो सके। खुद से ऑपरेट हो सके, सरकार की मदद की उतनी ज़रूरत ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका देखिए, शुरुआत जहाँ हमारी इंडस्ट्री की हुई, तो एक कुछ अच्छे जानकार लोगों को पहले तो एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। हुँ। आर्टिस्ट एसोसिएशन, म्यूज़िक एसोसिएशन, टेक्नीशियन एसोसिएशन, कैमरा हाँ, हर जूनियर चीज़। आर्टिस्ट एसोसिएशन। देखिए, आज हम अगर कोई ऐसा सीन करते हैं जिसमें हमें क्राउड की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, तो हम क्या करते हैं कि अरे 2-4 लोग आ जाइए, ज़रा यहाँ पे खड़े हो जाइए। हुँ, सीन हमारा शुरू हो चुका है और अचानक उसको घर से आवाज़ में आती है, वो चले जाता है। हुँ, लेकिन वो फिर कहाँ खड़ा होता है उसको अपनी जगह मालूम नहीं है। हुँ। उसके सीन आधा है, आधे में वो भागा है। उसके बाद उसको कंटिन्यूटी उसको बेचारे को क्या मालूम, कंटिन्यूटी क्योंकि नहीं वो उस पता। लाइन से नहीं है। नहीं है। तो वो पहले उसके बटन कहाँ तक लगे थे, कहाँ तक उसके कोट के बटन लगे थे, वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ होता है वो। हुँ, लेकिन एक प्रोफेशनल जो जूनियर आर्टिस्ट क्यों लेते हैं? हुँ, क्योंकि वो उस लाइन का है, उसे पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आधे घंटे बाद भी उसको बुलाओगे तो वो करेक्ट उसी जगह पे खड़ा होगा, जहाँ उसको खड़ा होना है। हुँ। और तो वो कंटिन्यूटी नहीं। प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और एसोसिएशन होती है तो उसका क्या होता है कि हाँ, आप कॉन्टैक्ट करेंगे हुँ, कि आर्टिस्ट के कौन आपकी नज़र में रहते हैं कि कौन ये कैरेक्टर कर सकता है। हुँ, फिर ऑडिशन भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, जो आर्टिस्ट आपकी नज़र में कि हाँ, बहुत अच्छे करते हैं, चलिए उनको तो आपने सोच लिया कि ये इस रोल में फिट बैठेगा। हुँ। लेकिन जो और कैरेक्टरों के लिए आप लेते हैं आर्टिस्ट, तो उनके लिए जो है ऑडिशन रखना बहुत ज़रूरी है। राइस जी, हम लोग जब इस बीरा फ़िल्म की बात कर रहे थे, जी, सबसे बड़ी दिक्कत एक हमारे सामने ये भी है कि उत्तराखंडी फ़िल्म के लिए जो है ना, कास्टिंग कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है, कास्टिंग बिल्कुल एजेंसीज़ ठीक बोला अवेलेबल आपने। नहीं है, जी, जितनी हमें, अगर हम लोग बॉलीवुड के लिए जाएँ तो कास्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए लोगों का ये एक अनइंटरेस्ट होना, कि मतलब
कि कास्टिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, खास करके अगर हम लोग बात करें लाइन प्रोड्यूसर्स की या उनकी बात करें, जी। ऐसा क्यों है? उनका ये जो मतलब उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में क्यों नहीं है? क्या हम लोग उतना, ये पे आउट का चक्कर है कि उतना पेमेंट्स उनको नहीं इस चीज़ के लिए मिलता है, या प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, या जो एक तरह का होता है कि भाई मेरे को अपना नाम इस मूवी से जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? ये क्या क्या वजह है जिसकी वजह से कास्टिंग इतना एक्सप्लोर्ड सेक्टर नहीं है उत्तराखंड के अंदर? वही है ना, फाइनेंस। हुँ, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस जहाँ दिक्कत होगी वहीं और दिक्कतें पैदा होती हैं। हुँ, देखिए, अब मैं ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि देखिए, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, उसने तो डायलॉग याद करने, अपने डायलॉग बोलने हैं, लेकिन वो क्या कैरेक्टर कर रहा है, उस कैरेक्टर को तैयार करने में एक मेकअप मैन और ड्रेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। हुँ, तो जहाँ इनमें से कोई चीज़ कमी पड़ती है तो उसका फ़र्क तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। हुँ। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना कि जैसे बहुत इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों ने देखा कि वहाँ प्रोफाइलिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि कास्टिंग आज हुई है, बिल्कुल। तो इसी रोल के लिए कास्टिंग हुई है। कास्टिंग आप ऑडिशन आज देते हो, और या कास्टिंग कंपनी आज आपको देखती है और वो आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी आपको कॉल करते हैं बिल्कुल। बैक कि आपका प्रोफाइल ये है और इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें रोल मिला रोल है, मिला है। तो आप करना चाहेंगे इंडस्ट्री बिल्कुल, में। बिल्कुल। इस तरह के कॉल्स आते हैं, करेक्ट। अमूमन आते हैं, बिल्कुल। हर जगह आते हैं अगर आप करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में इसको देखना मुश्किल होता है कि इस तरह के कॉल्स के लिए आपको इस तरह के रोल्स के लिए आपको कॉल हो या डिमांड्स हो। मेरे पास कॉल आते हैं, लेकिन एज ए कॉमेडियन। आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। या कि मैं मतलब एक ही उसमें मुझे बांध दिया गया है, जैसे मतलब कॉमेडियन के हिसाब से। बहुत अच्छा है कॉमेडियन, मतलब एक हंसाना एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन आपको बुरा लगता है इस बात नहीं, का? बुरा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कॉमेडी कैरेक्टर दिया गया है तो उसमें कुछ ऐसा हो जिसमें एक संदेश भी हो और पब्लिक का भी एंटरटेनमेंट हो, Entertainment हो। और साथ ही मेरी यूनिट के जो लोग हैं वो भी खुश रहें। तो वो कलाकार जो है खुश रहता है तो वो दूसरों को भी खुश कर सकता है। लेकिन बीरा में तो ये हक छीन लिया गया आपसे। बीरा में क्या है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आज देखिए, आज मुझसे आप बात कर रहे हैं बीरा के साइड से। ये बालाजी प्रोडक्शन की फिल्म है बीरा, नारी प्रधान फिल्म है। इसमें नारी की परेशानियों को उजागर किया गया, जैसा कि अमूमन आप देखेंगे कि गढ़वाल में हुआ है, ये होता है, कई जगहों पर होता है। तो इस फिल्म में जब मुझे ये कैरेक्टर दिया कि पटवारी का है आपका, तो मैं खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वैरायटी मिले, अलग अलग किरदार मिले। मैं एक ही किरदार में नहीं बनना चाहता। मैं विलन का भी करना चाहूँगा, करेक्टर आर्टिस्ट भी करना चाहूँगा। पटवारी इसमें आप देख रहे हैं, देखते हैं, कोशिश है मेरी। मेरा फर्ज बनता है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है मैं उनको बखूबी निभा सकूँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हम जब किसी भी एंटरटेनर से मिलते हैं, तो एंटरटेनर के साथ क्या होता है कि अमूमन कि हमारे पास एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक हमारे पास ऑप्शन होता है। बिल्कुल। ठीक है कि भाई मुझे गाने सुनने हैं तो मैं नेगी जी के सुन लूँगा। बराबर है। ठीक है, कॉमेडी देखनी है तो मैं राज जोशी जी को देख लूँगा। एंड अलग अलग जॉनर हैं, लोगों ने अलग अलग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें फिक्स की हुई हैं। बिल्कुल। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग होते हैं, हाँ। लेकिन जब आपके खुद के एंटरटेन होने की बात आती है तो आप कैसे एंटरटेन करते हैं अपने आप को? ऐसी जगहों पर, ऐसी स्थिति में जो करेक्टर अगर मेरा सीरियस है या कुछ और है, तो वो एंटरटेनमेंट में उसके बाद करता हूँ। जब मेरा वो सीन या रोल खत्म होता है तो मैं फिर अपनी यूनिट के अपने परिवार होता हूँ। एक यूनिट हमारा परिवार है। फिर मैं उस परिवार के साथ में, जैसा मेरा नेचर है वैसा ही मेरा आम जिंदगी में भी है। तो मैं अपने आसपास जितने भी मेरे यूनिट के मेरे साथी कलाकार रहते हैं तो उनके साथ में मैं खुश भी रहता हूँ और उनको खुश करने की कोशिश भी करता हूँ। आपके साथ अगर हम लोग, जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा R&D कर रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग आपको अमूमन एक कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं, लेकिन अगर आपको देखें तो आपके पास म्यूज़िक का और सिंगिंग का और इवन आपने डायरेक्शन किया है बहुत सारी चीज़ों का, तो एक अनुभव जो है, तो सबसे अच्छा काम जो आपको लगता है कि हाँ ये काम है और ये मेरे दिल के सबसे करीब है? संगीत जो है मेरी जान है। हम्म, मैं बचपन से ही, मुझे बहुत शौक था गाने का। तो मैं ऑर्केस्ट्रा में मैंने 5-6 साल गाया। तो ये शुरुआत मेरी सिंगिंग से हुई। फिर मुंबई में जब मैं पहुंचा तो वहाँ जब मैंने स्टेज वगैरह करने शुरू किए तो फिर
उसमें भी जो मुझे कॉमेडी कैरेक्टर मिलते थे, 3-3 घंटे का प्ले होता था, वहाँ तो लाइव चलता है, तो और परिपक्वता आती गई, क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है, जितना सीखो उतना कम है। इसके लिए हमारी उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन ज्ञान कभी पूरा नहीं हो पाता। आपको माना जाता है कि आप एक स्पॉन्टेनियस कलाकार हैं, मतलब एक ऐसा कलाकार जो बहुत प्रॉम्प्ट चीज़ों को कर लेता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजेश जोशी जैसे करेक्टर के लिए अगर वो कॉमिक जो एक करेक्टर कर रहा है तो उसके लिए स्क्रिप्ट इतनी कॉमिक लिखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक कॉमेडियन का अपना एक सेगमेंट होता है, ठीक है, अपना एक सिग्नेचर है उसका, जिस सिग्नेचर के लोग उसको पसंद भी करते हैं। कॉमिक कैरेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कि वो स्टोरी के साथ अपनी कॉमेडी को बिल्डअप कर रहा है, और एक होता है कि भाई वो स्क्रीन पे आया लोगों को गुदगुदाहट शुरू हो जाती है, बिकॉज एंटिसिपेशन होती है कि अब कुछ ना कुछ फव्वारा फूटेगा। राइटर ने तो लिख दिया है, राइटर ने तो लिख दिया है, कैसे बनाते हैं वही मैं चाह रहा हूँ। हाँ, तो उसका क्या है, देखिए ये अनुभव मुझे अपने साथी कलाकारों से अपने सीनियर कलाकारों को देखते हुए प्राप्त किया है मैंने, क्योंकि राइटर ने तो लिख दिया है, लेकिन एक आर्टिस्ट का फर्ज बनता है कि उस चीज को बड़ी गंभीरता से ले, उसकी कहानी, उसकी लेखन को समझे, उसके हिसाब से उसको पूरी मेहनत से उसके समझते हुए उस चीज को पेश करने का जो तरीका है, बस वो आना चाहिए। कहा जाता है कि जो आसान चीजें होती हैं वही सबसे कठिन होती हैं। बिल्कुल, ठीक है, और कहा जाता है कि लाइक हंसा देना किसी को सबसे कॉमन रिएक्शन है हंस जाना, शायद उससे कॉमन रिएक्शन आप कुछ नहीं दे सकते किसी बोलने के लिए सर आसान होता है, हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। हाँ, हंसाना ही सबसे बड़ा कार्य है, सबसे कठिन कार्य है कि आपने किसी दूसरे के चेहरे पे एक खुशी लानी है, कि आपको देखते ही आपके एक्ट से उसके अंदर एक ऊर्जा है, वो खुश हो। तो मैंने कहा ना कि जैसे लेखक तो लिख देता है कि उसने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मेरे लिए बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं कॉमेडी, तो उससे मुझे और ऊर्जा मिल गई, क्योंकि मेरा आधा काम तो उन्होंने कर दिया, बाकी आधा काम मुझे करना है उसको। तो जब उन्होंने लिखा होगा तो उनके माइंड में क्या सोचा होगा, तो कुदरत का आशीर्वाद है कि वो शायद वो झलक मुझे उस लेखन के माध्यम से मुझे अंदर पता लग जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको आप पेश कैसे करना है। आप राइटर की राइटिंग की बात कर रहे हैं, उस राइटिंग के ऊपर रिएक्शंस और उसके ऊपर एक्टिंग की बात कर रहे हैं। जब हम किसी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, अमूमन जब हम को एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो को एक्टर्स का भी एक बड़ा रोल होता है। हाँ। और अनफॉर्चुनेट है उत्तराखंड की इंडस्ट्री कि लास्ट ईयर आपके एक बड़े को एक्टर को, जो जिसने आपके साथ काफ़ी स्क्रीन शेयर किया, सॉरी घनानंद जी के, उनका जाना हुआ। क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी घनानंद जी की, और मतलब चाहे हमने उनको चक्रचाल में देखा है, लाला तू ठगने को ठगर में जाती हुई ठग, बहुत सुंदर कलाकार, और आज भी मतलब कैसे याद करते ऐसा कलाकार सर राजेश, हमेशा जिंदा रहता है। हम तो मिस करते हैं, लेकिन राजेश जोशी तो पार्टनर थे, कैसे याद करते हैं? बिल्कुल, देखिए मेरी एक इच्छा तो इसलिए अधूरी रह गई कि मैं बहुत चाहता था कि एक फिल्म हम दोनों ने साथ में की थी, गन्ना गिरगिट यमराज। तो जो टाइमिंग हम दोनों की थी, मेरे ख्याल से मैंने कई फिल्में कर ली हैं जिसमें वो कोई और लड़का मेरे साथ में देते हैं, कोई एक्टर, तो वो टाइमिंग नहीं जोड़ पाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी मदद करूँ ताकि ये अच्छा करे तो मुझे भी सपोर्ट मिले। लेकिन हम दोनों की, घना भाई की और हमारी जो टाइमिंग थी, वो दर्शकों को एक नेचुरल टैलेंट। बिल्कुल। वो क्या होता था कि शूट से पहले हम दोनों आपस में बातचीत करते थे, यार हाँ कि ऐसा है तो ऐसा करूंगा, बल्कि कहीं पे कुछ ऐसा है कि हमें कुछ जोड़ना है उसमें और ये फिल्म के लिए प्लस है, तो हम उसको करते थे, लेकिन आपस में सामंजस्य बनाकर कि हाँ तुमने ये बोलना तो तुम ये बोलोगे तो मैं ये, तो उससे क्या है, ये हंसी का फुवारा निकल रहा है। बहुत सारे एक्टर्स देखे सर जो आंचलिक फिल्मों में या हमारी गढ़वाली फिल्मों में काम करते हैं, जो टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग, द सेंस ऑफ कॉमेडी, जिसको बॉलीवुड में हम लोग अमूमन देखते हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस आए, लेकिन बॉलीवुड में जो टाइमिंग कादर खान के पास थी, एग्जैक्टली अगर आप रेप्लिका देखें तो गढ़वाली फिल्मों में अगर हम देखें तो वो घनानंद जी ने उसको ऑप्ट किया था। कोई ऐसी बात जो आपने उनसे सीखी कि ये एक चीज़ है जो बड़े की पॉइंट है कि हाँ इतने बड़े कलाकार के साथ काम करने का आपको? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें एक्सप्रेशन से अपने चेहरे के भाव बदलने पड़ते हैं, और कुदरत ने उन्हें चेहरा ही वैसे दिया था घना भाई को। और उसका रीज़न क्या था कि वो जब
उत्तराखंड में जैसे जगवाल बनी थी, पहली फिल्म थी। तो हमारे लोगों के अंदर एक उत्साह था, अरे हम भी अपने लोगों को फिल्म में देखेंगे, चलते फिरते अपनी भाषा को देखेंगे। पराशर गौड़ जी की, हाँ, पराशर गौड़ जी की। तो हमारे आदरणीय नेगी जी, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत महान गायक हैं, तो उनकी सपोर्ट जो घना जी को मिली है, तो वो पहले से ही पब्लिक के दिलो दिमाग में छाए हुए थे, क्योंकि उस समय मैं स्ट्रगल मुंबई में था। तो जब यहाँ आकर उनके साथ मैंने काम किया, बंटवारों में किया, और मेरी गंगा होली शायद, और 2-3 फिल्में वीडियो की हमने, और गन्ना गिरगिट तो आप ये लगा लीजिए बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत हम मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हाँ, कि यार वो भी खुश होते थे यार। जोशी एक इच्छा थी हमारी कि हम दोनों एक बार फिर कोई बड़ी फीचर फिल्म में दोनों काम करें, लेकिन वो इच्छा बस हमारी अधूरी रह गई। मैं तो ईश्वर से बस कहूँगा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, ऐसा कलाकार कभी मरता नहीं है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। बिल्कुल, फिल्म तो एक ऐसा माध्यम है भाई साहब कि आदमी अगर चले भी जाता है ना, तो उसकी यादें अगर आपको ताज़ा करनी है तो आप दोबारा वो फिल्म देख सकते हैं, उसको चलता फिरता देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है फिल्म। अभी आप बीरा के सेट से हैं और बीरा के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा अनुभव है इस पूरे जर्नी में काम करने का? बहुत सुंदर, सारी यूनिट बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मैंने जितनी भी फिल्में उत्तराखंड में अब तक की हैं, फीचर फिल्में, जब से ये दौर बहुत तेज़ी से बढ़ा, इस दरमियान मैंने अगर 10 फिल्में की हैं तो उसमें से 7 फिल्मों में मैंने बालाजी प्रोडक्शन की टीम देखी है। तो सारे टेक्नीशियन बहुत मेहनत की हैं और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी वीरा फिल्म के अंदर हमारे सिनेमाटोग्राफर हमारे मिस्टर डीओपी मनोज सती जी हैं, उनका काम आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत दिमाग से काम करते हैं। और डायरेक्टर, हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर देव रावत जी, उनके साथ में 4-5 फिल्में कर चुका हूँ। और उनका और मेरा जो आपस में मेल है या संपर्क है वो 88 से है सर। अच्छा। हाँ, बंटवारी एक फिल्म थी जिनमें उन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया था। ओके। हाँ, तो तब से उनका मेरा जो है आपस में मित्रता है। तो आज देखिए वो इस फिल्म को भी वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा तालमेल है सभी में। कलाकार भी इसमें जो लिए गए हैं सब चुनिंदा कलाकार हैं, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी। हाँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे दर्शक जो हैं थिएटर तक पहुँचे और हमारी फिल्मों को सराहें हैं, और ताकि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो दोबारा हिम्मत करके, अगर कोई कमियां हैं, देखिए किसी भी काम, कोई भी काम परफेक्ट तो होता नहीं, हर काम में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। एक घर में भी अगर खाना बनता है तो 4 लोगों को अच्छा लगता है, एक कहता थोड़ा नमक तेज या कोई कहता मिर्च तेज। तो टीम वर्क है, तो इसमें अच्छा काम होना चाहिए। तो पब्लिक को हमारी थिएटर तक जरूर आना चाहिए, ताकि हमें हमारा भी उत्साह बढ़े। और हम लोग अगर कोई गलती करते हैं तो वो हमारी गलतियों को बताएं, ताकि उस गलती को सुधारते हुए हम उन्हें और अच्छी चीज़ उनके सामने प्रस्तुत कर सकें और अच्छा बना सकें। लगभग 40 साल काम करने के बाद भी ये जीवटता हमारे कलाकारों में देखने को मिलती है, तो ये सहेजने वाली बात है। और ये कलाकार जो इतने लंबे समय से आपको एंटरटेन करता है, उनके लिए आपका थिएटर तक पहुंचना, उनको सपोर्ट करना, उनके उत्साह वर्धन के लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है। राजेश जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।